हेलो मित्रों, हम लोग अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये जो आपका चैप्टर है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर, ठीक है। और सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कौन से इनकम इस आईओएस या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इस हेड में टैक्सेबल होती है। तो आगे बढ़ते हुए एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या कंडीशन इस हेड में कोई भी इनकम टैक्स करने की। एक सिंपल थंब रूल याद रखना है कि एनी इनकम if it is not taxable if it is not taxable under any other head under any other head अगर कोई भी इनकम किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं है तो वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मीन्स इफ एनी इनकम which cannot be included under any of the preceding heads of income it is chargeable under that income from other sources। मतलब अगर कोई भी इनकम सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी या फिर पीजीबीपी या फिर कैपिटल गेन, इनमें अगर टैक्सेबल नहीं है, सैलरी में भी टैक्सेबल नहीं हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं हो रही है, पीजीबीपी में भी नहीं हो रही है, कैपिटल गेन में भी नहीं हो रही है, तो वो टैक्सेबल कहाँ होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, आईओएस में टैक्सेबल। चलिए आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग देखते हैं ऐसी कौन सी इनकम है जो हमेशा जो ऑलवेज will be taxed under income from other sources. Which are the income? Those are always taxed under income from other sources. कौन सी इनकम एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले एनी काइंड ऑफ डिविडेंड इनकम जो आपको कंपनी से मिलता है, एनी काइंड ऑफ कैजुअल इनकम जैसे लॉटरी का विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल्स और कार्ड गेम कैजुअल है। देन consideration received in excess of fair market value of shares issued by a closely held company to be treated as income of such company where shares are issued at a premium। ये क्या हम पढ़ेंगे? This is something linked to the angel tax as well। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस भी किए, इस वजह से ये अभी सी वाला पॉइंट इतना रिलेवेंट नहीं होता है, बट ऑन पेपर है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। Interest received on compensation or enhanced compensation deemed to be income of the year of the receipt of taxable under the head income from other sources। Advance forfeited due to failure of negotiations for transfer of capital asset to be taxed as income from other sources। F में दिया है any sum of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration to be subject to tax in the hands of the recipient। और लास्ट में जी में बोला है compensation or any other payment received in connection with the termination of his employment। तो ये A, B, C, D, E, F और G ये हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। चलिए ए में आता है डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड में बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, जैसे सबसे पहले ये देखना है कि इज इट अ डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी। क्या ये डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी का है क्या? मतलब डिविडेंड के दो पार्ट तो पहले हो गए सर, डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो कंपनी इंडिया में बनी है वो, एंड फॉरेन कंपनी। इफ इट इज फ्रॉम द फॉरेन कंपनी देन दिस डिविडेंड इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। और अगर इफ ये डोमेस्टिक कंपनी से होगा तो इसमें अलग अलग पॉइंटर्स अभी हम पढ़ेंगे। मतलब डिविडेंड इफ इट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इट इज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब अगर फॉरेन कंपनी है, यानी यहाँ पे अगर आप फॉरेन कंपनी से ले रहे हो तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव हुआ, इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, तो इसमें दो पार्ट्स हो गए, एक होगा एक्चुअल डिविडेंड और एक होगा डीम्ड डिविडेंड, यानी डिविडेंड के नाम पर आपको कुछ और पैसा दिया गया। अब अगर एक्चुअल डिविडेंड है तो एक्चुअल डिविडेंड अप टू ₹10 लाख इज एग्जेम्प्ट, और जो 10 लाख के ऊपर होगा वो टैक्सेबल रहेगा अंडर सेक्शन 115 BBD। मीन्स इन द केस ऑफ एक्चुअल डिविडेंड does the aggregate dividend exceed 10 lakh rupees? If no, then it is fully exempt, and if it exceeds ₹10 lakh then ₹10 lakh will be exempt and balance will be taxable। मतलब जो एक्चुअल डिविडेंड है हमारा, ये जो एक्चुअल डिविडेंड है इसको हम कहेंगे अप टू ₹10 लाख क्या रहेगा मेरा? एग्जेम्प्ट रहेगा।
और 10 लाख के ऊपर जो जाएगा वो टैक्सेबल रहेगा अंडर सेक्शन 115 बीबीडी। डीम्ड डिविडेंड अगर है तो डीम्ड डिविडेंड या डिविडेंड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में, और इसके अंदर वेरियस क्लॉजेज है ए बी सी डी और ई करके। तो क्लॉज ई में जो डिविडेंड आता है वो होता है फुल्ली टैक्सेबल। डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई इट इज फुल्ली टैक्सेबल। क्लॉज ई में जनरली कवर्ड होता है लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। मतलब एक क्लोजली हेल्ड कंपनी डिविडेंड के जगह पर आपको अगर लोन एंड एडवांसेस दे रही है तो वो कवर होगा 222 में एंड इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। और बचा हुआ जो डिविडेंड है इसको नॉर्मली आप ट्रीटमेंट दोगे जैसे हम दे रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू। अब सर एक सवाल हमारे पास में, सर व्हाट डू मीन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड अ कंपनी विच इज नॉट क्लोजली हेल्ड कंपनी? सिंपल वर्ड में, एनी कंपनी इन विच पब्लिक is substantially interested, any company in which public is substantially interested, तो ऐसे कंपनी को आप क्लोजली हेल्ड कंपनी मानने वाले नहीं हो। इट इज नॉट अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी होगी। मतलब हम कह सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक एग्जांपल के तौर पे। इस कंपनी ने अगर अपने डायरेक्टर्स को या अपने एम्प्लॉयज को या ऐसे शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के जगह पर लोन के नाम पे या एडवांस के नाम पे पैसा दिया तो वो कवर होता है 222 में, और ये रिसिपेंट के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब सर ऐसा रूल क्यों बनाया है, व्हाई दिस काइंड ऑफ रूल? ऐसा रूल इसलिए है कि अगर कोई भी कंपनी, इफ एनी कंपनी अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो इसके ऊपर इस कंपनी को पे करना पड़ता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बेसिकली डोमेस्टिक कंपनी को इसे क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये डिविडेंड रिसिपिएंट के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सर व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी कंपनी ने इसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है, इसीलिए ये रिसिपिएंट के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। और ऐसा कोई डिविडेंड है जिसके ऊपर डीडीटी नहीं लगा है तो ये रिसिपिएंट के हाथ में क्या होना चाहिए, सर टैक्सेबल होना चाहिए। अगर देयर इज नो डीडीटी तो रिसिपिएंट के हाथ में क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। देयरफॉर वी आर स्टडिंग सम प्रोविजंस ऐसी वाली। एक बार अगर देखना है तो डिविडेंड अगर डोमेस्टिक कंपनी का है और अगर 222 वाला है, डोमेस्टिक कंपनी का है 222 वाला है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इसके अलावा सारा डिविडेंड अप टू ₹10 लाख इज एग्जेम्प्ट, बराबर है। और जितना 10 लाख के ऊपर जाएगा, मतलब मान लेते हैं अगर आपको डिविडेंड मिला है 12 लाख, आपको एक्चुअल डिविडेंड मिला है 12 लाख, तो उसमें से 10 लाख हटा दो, बचा हुआ जो 2 लाख रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा अंडर सेक्शन 115 बीबीडी। और फॉरेन कंपनी का डिविडेंड जो रहेगा फुल्ली टैक्सेबल। आई होप आप लोगों को ये डिविडेंड वाला पंगा क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं, सेम थिंग्स को रिपीट कर देता हूं मैं। तो डिविडेंड सर फॉरेन कंपनी का है फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। 222 का है फुल्ली टैक्सेबल, बचा हुआ है तो अप टू 10 लाख एग्जाम, 10 लाख के ऊपर जो रहेगा वो टैक्सेबल होगा, सिंपल वर्ड्स में अगर देखना है। बाकी अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी प्रोविजंस दी है, ये जो मैंने कहा है वो पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग अगर वो एक बार गो थ्रू करते हो अलॉन्ग विद दिस पीपीटी और अलॉन्ग विद दिस वीडियो, आप लोगों को और भी क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, तो एक हो गया हमारा डिविडेंड। दूसरा है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब क्या, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम एक्सेट्रा। मतलब ऐसी इनकम जो रेगुलर आपको फ्लोर नहीं हो रही है, रेगुलर नहीं है, कैजुअल है, वन से नमूना दे। तो ये सारी इनकम टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एंड इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। टैक्सेबल कितने रेट्स होते हैं, फ्लैट रेट कितना है, 30%। मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेस हॉर्सेस और कार्ड गेम और गैम्बलिंग एक्सेट्रा, ये टैक्स पूरा कितने परसेंट से होगा, एट द रेट ऑफ 30%। नॉर्मल जो स्लैब रेट हम पढ़ रहे हैं वो उसको अप्लीकेबल नहीं है।
सीधे फ्लैट 30% जिसको टैक्सेबल करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए इसके अलावा कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया। अज्यूम कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच कंपनी वेयर शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। सो फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम है बाप बेटा लिमिटेड। सॉरी, मैं कंपनी का नाम फिर से लेता हूँ। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके दो मेजर शेयर होल्डर है, एक है मिस्टर फादर, ठीक है, और एक है मिस्टर सन, दो शेयर होल्डर। सो प्राइवेट लिमिटेड है, दो ही शेयर होल्डर है मेजर, तो ये क्या होगी क्लोज डेट कंपनी। अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी शेयर, कंपनी को शेयर है जिसकी फेस वैल्यू इज मान लेते हैं 200 रुपीज, जिसकी मार्केट वैल्यू है मान लेते हैं 210 रुपीज। अब ये कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है फादर को। फॉर एग्जांपल इशू किया है हमने शेयर एट रुपीज 225, 225 में हमने इशू किया। अब क्या होगा देखिए, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच कंपनी। मतलब ये कंपनी ने फेस वैल्यू थी शेयर्स की 200 रुपीज, हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी थी हमारे पास 200 रुपीज, और हमने शेयर इशू कितने में किया 225 में, मतलब शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, राइट। तो जो भी कंसिडरेशन हमारे एफएमवी से ज्यादा आएगा, मतलब हमें कंसिडरेशन कितना आया 225 पर शेयर आया, माइनस मेरी एफएमवी कितनी है फेयर मार्केट वैल्यू 210, तो उसमें से लेस करो, कितना मुझे एक्सेस मिला देखिए। सो हमें 15 रुपीज का पर शेयर का एक्सेस मिला। सो 15 रुपीज पर शेयर विल बी इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। आई होप आप लोगों को क्लियर है। एक बार इसी चीज को हम फिर से अगर देखना है आप लोगों को, तो लेट अस लुक एट दिस वंस अगेन। ठीक है, इसी चीज को एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। सो मान लेते हैं कि ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है। इस क्लोजली हेल्ड कंपनी के, ये अप्लीकेबल किसके लिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए, पब्लिक लिमिटेड के लिए नहीं। ये क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल ₹100 पर शेयर। इस कंपनी के जो शेयर्स है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है फॉर एग्जांपल ₹110, और जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए इसकी इशू प्राइस वो है मान लेते हैं ₹130। सो शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। सर हाँ, सो वॉट एवर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ माई फेयर मार्केट वैल्यू, मेरा फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 110, मुझे कंसिडरेशन कितना मिला 130, माइनस एफएमवी कितना 110, कितना बचा 20 रुपए पर शेयर विल बी इनकम इन माई हैंड। अगर 20 रुपए पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इनकम। सिंपल लॉजिक, सिंपल रूल। ठीक है, तो क्या कहती है प्रोविजन, ये देखे, वेयर अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब ये क्या है क्लोजली हेल्ड कंपनी है, बराबर है, receives in any previous year from any person being a resident any consideration for issue of shares that exceeds the face value of shares, मतलब प्रीमियम पे दे रहे, the aggregate consideration received for such share as exceed the fair market value of the shares will be income of such company। तो ये जो कंपनी इसका क्या रहेगा, ये इनकम रहेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। आगे बढ़ते हुए, तो हमने सी पढ़ा, डी में है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन or enhanced compensation deemed to be income in the year of receipt and taxable under that income from other sources, how it is done। अब मान लेते हैं कि आप लोगों की एक लैंड है, एक जमीन है आप लोगों की, ठीक है, ये लैंड गवर्नमेंट ने कंपलसरी अक्वायर कर लिया,
ठीक है, एट ₹20 करोड़। अब गवर्नमेंट ने आपको समय पर पैसा नहीं दिया, इसलिए इस 20 करोड़ पे आप लोगों को मिला इंटरेस्ट। मान लेते हैं आप लोगों को इंटरेस्ट मिला 10 लाख, तो ये जो इंटरेस्ट मिला ये 10 लाख रुपीज विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन ये जो 10 लाख रुपीज का ये जो है आईओएस, ये टैक्सेबल कब रहेगा? इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव, यानी जब ये इंटरेस्ट मिलेगा उस साल में वो टैक्सेबल रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि ये हुआ है 18-19 में, बट ये इंटरेस्ट मिला आपको 19-20 में, तो ये टैक्सेबल कब होगा? 19-20 में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर। एक बार फिर से अगर समझना है, तो कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर हुई और उसके कंपेंसेशन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर इनहांस कंपेंसेशन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन ये टैक्सेबल कब रहेगा? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव। जिस प्रीवियस ईयर में रिसीव होगा उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल रहेगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल होने वाला नहीं। सिंपल हमारा रूल। आगे बढ़ते हुए, एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट टू बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें क्या है? इसमें दो अलग अलग प्रोविजंस है, पुराने ईयर्स की और करंट ईयर की। समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास में ये है मिस्टर ए। ठीक है, ये मिस्टर ए की एक कैपिटल एसेट है जो ये सेल करना चाहते हैं। तो सेल करने के लिए एक मिस्टर बी नाम के प्राणी ने इनको एडवांस दिया। कितना एडवांस दिया? मान लेते हैं ₹8 लाख। अब फॉर सम रीजन मिस्टर बी इज अनेबल टू परचेज दिस कैपिटल एसेट। तो ए ने क्या किया? ये पूरा का पूरा एडवांस को क्या किया? ए ने फॉरफिट कर दिया। ए ने क्या किया? पूरे के पूरे एडवांस को फॉरफिट कर दिया। तो ये जो एडवांस फॉरफिट किया, ये एडवांस ए के हाथ में विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो भी एडवांस फॉरफिट किया, इट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मतलब any kind of advance forfeited due to failure of negotiation for transfer of capital asset to be taxed as income from other sources। इसमें दो अलग अलग प्रोविजंस आएगी ईयर वाइज, देखते हैं हम उसको। प्रायर टू 2015-16 की प्रोविजन अलग थी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अभी की पढ़ लेते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 15-16, any sum of money received as advance or otherwise in the course of negotiations for transfer of capital asset, such sum shall be chargeable to income tax under that income from other sources if such sum is forfeited and the negotiations do not result in the transfer of capital asset। जब भी फॉरफिट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। और इसके पहले, मतलब इस साल के पहले की प्रोविजन क्या थी? ये जो सम फॉरफिट किया वो असेट की कॉस्ट ऑफ असेट में से वो लेस होता था। ठीक है, so any advance retained or received in respect of negotiations for transfer of which failed to materialize is reduced from cost of acquisition of such asset। और फिर उसका इम्पैक्ट आगे अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा। बट ये 15-16 के पहले की प्रोविजन है, बहुत पुरानी है, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें याद रखना ये वाली प्रोविजन। ठीक है, ई हो गया। एफ क्या कहता है? एनी सम of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration subject to tax in the hands of the recipient, इसको हम कहते हैं गिफ्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज गिफ्ट। जैसे अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50,000 के ऊपर तो टैक्सेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी दिया फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन एंड इफ इट्स एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000 देन इट इज टैक्सेबल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे अगर आपको मिला तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू एंड उसका कॉस्ट का डिफरेंस विल बी टैक्सेबल इफ इट एक्सीड्स ₹50,000।
विदाउट कंसिडरेशन दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इफ इट एक्सिट्स रुपीज 50,000 देन इट विल बी टैक्सेबल, राइट। और ये वाला केस में inadequate consideration the difference between the stamp duty value and the consideration if such difference is more than higher of 50,000 and 5% of the consideration is taxable under the income from other sources। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब मनी दिया 40,000 रुपए तक का, मनी दिया 40,000 रुपए तक का नॉट टैक्स, लेकिन वही मनी अगर 60,000 हो गया तो टैक्स। सर 40,000 का मनी दिया और फ्री में मुझे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है 2 लाख रुपए की, 2 लाख विल बी टैक्सेबल, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। ये जो लिमिट है मनी के लिए 50 के अलग है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 50 के अलग है, इमूवेबल के लिए 50 के अलग है, मतलब ये लिमिट इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, हर एक के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेट अस प्रोसीड, है ना। ये वाली स्लाइड आप लोग देखोगे नहीं, यू नीड नॉट टू लुक एट दिस स्लाइड। आगे कंपेंसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अपना जॉब छोड़ रहे हो और जॉब छोड़ने के लिए आपको कुछ अगर कंपेंसेशन मिल रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये कुछ चीजें थी जो टैक्स होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इजी है, बस आपको याद ये रखना है कि ये जो हमने शुरुआत में जो देखी है सारे थंब रूल्स, वॉट एवर यू आर स्टडीड एट द बिगिनिंग, कि ये ए से लेके ये सारे नाम के साथ में आपको याद होना कि ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, और इन बिटवीन के जो भी रूल्स हो आपको पता होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, हम हमारे सेशन को आगे लेके जाते हैं। अब ये होने के बाद अप्लीकेबल टैक्स रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम मैंने बता दिया 30% रहेगा, एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस एज एप्लीकेबल, सरचार्ज इफ एज एप्लीकेबल, और कोई भी एक्सपेंडिचर का आपको अलाउंस डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और आपको एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से क्या क्या आपको डिडक्शन अलाउेबल है। इन द केस ऑफ डिविडेंड अदर देन 115 वाला, मतलब जो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है उसकी बात नहीं कर रहे, टैक्सेबल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। तो टैक्सेबल डिविडेंड को रिसीव करने के लिए मुझे जो भी खर्चा हुआ वो माइनस किया जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि मुझे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है और मैंने मेरे बैंकर को बोला कि मेरे बैंक में क्रेडिट करो, तो मान लेते हैं फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला मुझे 2 लाख रुपीज़, और बैंकर ने इसका कमीशन लिया मुझसे 1,000 रुपीज़, ये 1,000 माइनस होगा, बचा जो रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा मेरे हाथ में। इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, है ना। मतलब एम्प्लॉय से मैंने प्रोविडेंट फंड के नाम पे कुछ पैसा लिया, राइट, और अगर ये मैंने डिपॉजिट नहीं किया पीएफ के अकाउंट में, तो ये मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जिस ईयर में मैं डिपॉजिट करूंगा उस ईयर में मुझे उसका क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। मतलब a deduction will be allowed in accordance with the provisions of this section, that is to the extent of the contribution is remitted before the due date under the respective act। यानी पीएफ एक्ट में जो पैसा डिपॉजिट किया उसका डिडक्शन मिलेगा, ईएसआईसी एक्ट में जो ड्यू डेट है उस डेट में जो पैसा डिपॉजिट किया उसका भी कम हो जाएगा। देन आगे कहा है हमें, वेयर द इनकम टू बी चार्ज अंडर द हेड इज फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर और मशीनरी, तो नीचे दिए गए खर्चे का आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब मान लेते हैं आपने एक मशीनरी को रेंट पर लिया और इसे रेंट पर लेके सब रेंट या सब लेटिंग किया, तो आपको ये जो रेंट मिल रहा है इसमें से आपने जो रेंट पेड किया है ये माइनस कर सकते हो आप, बचा हुआ आपके हाथ में टैक्सेबल रहेगा। मतलब आपको रेंट मिल रहा है मान लेते हैं 2 लाख रुपीज़, और आपने रेंट पे किया मान लेते हैं 80,000 रुपीज़, तो ये माइनस होगा, बचा हुआ 1,20,000 जो है वो आपके हाथ में क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। सिमिलरली रिपेयरिंग, है ना, द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स ऑफ द मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, द अमाउंट पेड on any premium in respect of its insurance and a normal depreciation will be allowed as deduction। फिर in the case of income in the nature of family pension, अगर family pension अगर आपको मिल रहा है, deduction equal to 33.33% of such income or rupees 15,000 whichever is less is allowable। मतलब आप जिंदा हो, आपको मिला तो आपका पेंशन है,
आप लोग चले जाओ सैलरी में, कम्यूटेड अनकम्यूटेड में उसका डीलिंग करो। आप मर गए, आपके फैमिली को मिला, तो फैमिली को उस पेंशन का 33.33% और ₹15,000 whichever is less will be allowed as deduction and balance will be taxable in the hands of the recipient. Any other expenditure not being in the nature of capital expenditure laid out or expended wholly or exclusively for the purpose of earning such income will be allowed as deduction. कैपिटल है तो नहीं मिलेगा। और साथ में वो जो इनकम ऑन कंपेंसेशन और इनहांस कंपेंसेशन है ना, जो इंटरेस्ट मिल रहा था हमें, सो रिडक्शन ऑफ 50% ऑफ सच इनकम विल बी अलाउड। मतलब मान लेते आपको 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला कंपेंसेशन के ऊपर, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट है, ठीक है, ऑन कंपेंसेशन और इनहांस कंपेंसेशन। इसमें से फ्लैट आप 50% माइनस कर दो, मतलब कितना, 4 लाख माइनस कर दो, बचा हुआ 4 लाख जो रहेगा वो आपके क्या में क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। सिंपल रूल है, राइट। तो ये वाले जो भी डिडक्शंस हमने अभी पढ़े वो आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको हर एक का टैक्सेबिलिटी खुद को एग्जामिन करना है पहले, देन हम उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। जैसे पहला, रेंटल इनकम इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एट द स्टॉक इन ट्रेड फॉर 3 इयर्स, तो इसका जो लिंक है आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा। डिविडेंड, डिविडेंड हमने आज ही पढ़ा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसका लिंक मिलेगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लिंक, मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम इस पार्टनरशिप फर्म, पीजीपीपी में आपको इसका लिंक मिलेगा। रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या पीजीपीपी दोनों में इसका लिंक मिलेगा, या फिर हाउस प्रॉपर्टी में भी आप इसका लिंक ढूंढ सकते हो। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, या आज ही पढ़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, है ना। सैलरी पेएबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड। रेंटल इनकम इन द केस ऑफ पर्सन्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर सोचिए। और अगर ये 9 में से आपके 9 में से 9 करेक्ट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9 में से 7 या 6 या 6 प्लस भी अगर करेक्ट आते हैं तो इट्स ओके। एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट वन लाइनर, ज़्यादा हाई वेटेज का चैप्टर नहीं है हमारे लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रेंटल इनकम इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन डिविडेंड on shares in the case of dealer in shares, income from other sources. Any kind of dividend always income from other sources. Then salary by a partner from his firm as a partner, तो पीजीबीपी, किसी भी पार्टनरशिप फर्म से जहाँ पे आप पार्टनर हो उससे आपको कुछ भी मिले, चाहे वो सैलरी मिले, इंटरेस्ट मिले, रिम्यूनरेशन मिले, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। तो रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिविडेंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सैलरी बाय पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी, अगेन ये क्या हो सकता है, पीजीबीपी हो सकता है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकता है, क्योंकि रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इफ द सेम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट पीजीबीपी। मतलब आपने कोई मशीनरी अगर रेंट पर दिया, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, अगर वो पीजीबीपी में टैक्स होगा तो आंसर इज क्लोज। मतलब अगर आपका बिजनेस है उसको रेंट पर देने का तो आंसर इज क्लोज, और अगर आपका बिजनेस नहीं है उसको रेंट पर देने का, जनरल है, वन टाइम और अदरवाइज ऐसी कैजुअल एक्टिविटी है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेगुलर नेचर की एक्टिविटी नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज बाय अ पर्सन हैविंग द सेम एज बिजनेस एक्टिविटी, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एनी काइंड ऑफ लॉटरी विनिंग। सैलरी पेएबल बाय अ मेंबर ऑफ टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि पार्लियामेंट के अगर आप मेंबर हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज नहीं हो। अगर आप एम्प्लॉइज होते तो सैलरी आता, सिंस यू आर नॉट एम्प्लॉय इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। Then receipt without consideration, again income from other sources. Then in the case of interest on employees contribution if provident fund is unrecognized, income from other sources, ये हमने सैलरी में भी पढ़ा था कि ये जब आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है तब ये टैक्सेबल होता है। और लास्ट में रेंटल इनकम इन द केस ऑफ पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, इट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। ये हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा है केस लॉ के साथ। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारे लिए क्लोज होता है।
अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। इसके अलावा भी देर आर मेनी सन्ड्री इनकम जिसके नाम मैं इस हेड में ले सकता हूँ। कोई भी इनकम अगर हमारे 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होती है तो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बहुत सारे और अलग अलग टाइप के नाम्स आपके नोट्स में हमने दिए, आपको वो सिर्फ रीड करने हैं। कुछ क्वेरी हो तो पूछना। गिफ्ट के केस में मतलब वो जो हमने 50,000 का जो पढ़ा था, इसमें कुछ गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल, दैट यू नीड टू रीड और यू कैन इग्नोर इट एज पर योर चॉइस। अगर आप लोगों को लगा तो हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके या कुछ डिस्कशन करके उसका हम टैक्सेबिलिटी पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड्स में वहाँ पे क्या गया, अगर रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, यूनिवर्सिटी से मिलता है यानी कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो टैक्सेबल नहीं होता है। ऐसे कुछ उसमें चीज़ें हैं जिसका लिंक आपको क्लबिंग में भी लगेगा। क्लबिंग चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब आप लोग देखोगे। तो आज के लेक्चर में हम नहीं रुक रहे हैं, आप लोग पढ़िए। कुछ अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू अरेंज दैट। थैंक यू।